एबीपी एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीयूज डेडली लव। इस कहानी को लिखा है लेखिका ऋषिका सिंह ने और अपनी आवाज दी है रागिनी ने। एक बड़ी सी आसमान को छूती इमारत के टेरेस पर इस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी। हल्की सी रोशनी और दिलकश म्यूजिक ने वहां के माहौल को कुछ अलग ही रंग में रंग दिया था। उस लाइट म्यूजिक में वहां मौजूद एक लड़के के ठीक सामने सोफे पर बैठी लड़की की धड़कनें तेज रफ्तार में चल रही थी। वो लड़का सिगार के कश भरते हुए अपने बाएं हाथ में पकड़ी गन को बार बार घुमा रहा था। डार्क नीली आंखें जो एकदम ठंडी थी, लंबी पतली नाक, शार्प जॉलाइन, पतले लाल होठ और उस पर उसका बेहद रौबदार और डार्क ऑरा जो किसी भी इंसान के अंदर उसके लिए डर को बड़ी ही आसानी से पैदा कर सकता था। वहीं उसके सामने बैठी लड़की किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। बिजनेस सूट पहने इस लड़की की खूबसूरती देखते ही बनती थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उस लड़के के सामने बढ़ाते हुए कहा, डील मंजूर? अगर आपकी हाँ है तो जल्दी से अपने साइन कर दो। लड़के ने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा और फिर बेरुखी के साथ कहा, पहले भी कह चुका हूं, आपके बिजनेस डील में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बार लड़की के होठों पर कातिल मुस्कुराहट आ गई थी। वो सोफे से उठी और देखते ही देखते उसने अपने ब्लेजर को उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर अपनी शर्ट की कुछ बटन खोलकर उस लड़के की आंखों में शरारत के साथ देखकर पूछा, अब भी नहीं? लड़के ने उस लड़की को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। लड़की के होठों पर मुस्कुराहट थी। लड़के ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कान में कहा, अब भी नहीं? I just want to know, इस डील के लिए आखिर तुम किस हद तक जा सकती हो? अगले ही पल उस लड़की ने लड़के के और करीब आते हुए धीरे धीरे अपनी शर्ट के बाकी के बटन्स खोल दिए और लड़के को किस करना शुरू किया। लड़की की सांसों में लड़के के महंगे परफ्यूम की खुशबू घुल रही थी। इससे पहले कि वो अपने आप पर काबू खो देती, उस लड़के ने कसकर उसके रेशमी बालों को अपने एक हाथ में जकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी वाकई में बहुत डरावनी थी। उसने हंसना बंद करते हुए तीखी नजरें उस लड़की के चेहरे पर डालते हुए कहा, आतिश राणावत को बहका सके ऐसी कोई लड़की आज तक इस दुनिया में बनी ही नहीं है। मेरे साथ बिजनेस की डील तो दूर, दोबारा कभी मेरे सामने आने की गलती मत करना। ये सुनते ही उस लड़की ने आतिश के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर धीरे से अपने नाखून चुभोने लगी। आतिश राणावत ने मुस्कुराकर जब उसकी तरफ देखा तो लड़की को लगा कि आतिश उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे रहा था और इसलिए उसने अपने चेहरे को जैसे ही आतिश के चेहरे के करीब लाया, आतिश ने लड़की को झटक कर छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आवाज सुनकर टेरेस के बाहर की तरफ खड़ा एक आदमी भागते हुए वहां पर आ पहुंचा और उसने अपनी कमर में छिपाकर रखी हुई गन को बाहर निकालकर आतिश की तरफ पॉइंट कर दिया। लड़की ने दर्द में कराहते हुए कहा, समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये डील तो तुम्हें साइन करनी ही होगी, चाहे जिंदा या फिर मरने के बाद। लड़की की बात सुनते ही आतिश की हंसी फिर से वहां पर गूंज उठी। उसने अपनी लाल लाल आंखों से एक नजर उस लड़की की तरफ देखा जो अब भी जमीन पर गिरी हुई थी और फिर हंसते हुए सामने खड़े आदमी से कहा, आतिश राणावत पर बंदूक तानी है तुमने, इसका नतीजा जानते हो? उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। हवा को चीरते हुए गोली चली और एक ही पल में वो आदमी ढेर हो गया। इससे पहले कि वो आतिश को अपनी गोली का शिकार बनाता, उसके पीछे खड़े आतिश के दोस्त अरसत ने उसे गोली मार दी। वो लड़की आंखें फाड़ फाड़ कर ये नजारा देख रही थी। खून के छींटों से लड़की का चेहरा लाल हो चुका था। अभी आतिश अपनी जगह से उठा और उस लड़की के एकदम करीब आकर उसको गर्दन से पकड़ते हुए बोला, ये मौत के खेल में रोज खेलता हूं, चुपचाप यहां से चली जाओ और दोबारा अगर इस शहर में कभी दिखाई दी ना तो समझ लेना कि आतिश राणावत तुम्हारा क्या हश्र करेगा। ये कहकर आतिश ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वो लड़की डरी और सहमी सी वहां से चुपचाप चली गई। तभी अरसत आतिश के पास आते हुए बोला, चलना यार, नीचे बार में बैठते हैं, अब विस्की ही तेरे इस गुस्से को ठंडा कर सकती है। इसके बाद अरसत ने अपने आदमियों को सब कुछ ठिकाने पे लगाने का इशारा किया और फिर आतिश के साथ टेरेस से नीचे होटल के क्लब एरिया में आ पहुंचा। अरसत ठाकुर एक लंबे समय से आतिश के साथ था और एक वही था जो आतिश को बखूबी जानता था।
दोनों नीचे क्लब में आए, लेकिन वहां शोर शराबा मचा हुआ था। अरशद शोर की वजह से इरिटेट हो रहे आतिश को देख रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आतिश रानावत को तेज आवाज और शोर शराबा कतई पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो आतिश के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। इस वक्त भी उसका चेहरा धीरे धीरे डार्क होता जा रहा था, जिसे देखकर अरशद ने जल्दी से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा देख कर आता हूं आखिर मामला क्या है। वो इसके आगे कुछ बोल पाता उसके पहले ही आतिश अपने लंबे पैर जमीन पर रख चुका था। उसने अपने चेहरे को वापस से कठोर करते हुए इरिटेशन के भाव छुपाए और अपने अरमानी के सूट के बटन को बंद कर लिया और उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, ठीक है। जैसे ही आतिश ने क्लब में एंटर किया, उसने देखा कि ठीक सामने बड़ी सी जगह में बने हुए उस बार काउंटर पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने डार्क ग्रीन कलर की घुटनों तक आती हुई नेट की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी ज्यादा फब रहा था। उसके लंबे बाल खुले होने की वजह से उसके चेहरे को ढक रहे थे। इसकी वजह से अरशद और आतिश को उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा। उसके हाथों में वाइन की एक बोतल थी जिसे वो बार बार हिला रही थी। उस लड़की ने अपने सर को झटके से ऊपर की तरफ उठाया तो उसके लंबे और शाइनी सिल्की बाल उसके चेहरे से हट गए। हल्की ओशियन ब्लू कलर की आंखें, मोटे उभरे होठ, गोरा रंग जो शायद ड्रिंक की वजह से लाल हो गया था, लंबी छोटी नाक, उस पर वो छोटा सा गोल चेहरा और भरा हुआ बदन। वाकई में वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी वो झलकती मासूमियत सच में किसी परी से कहीं ज्यादा खूबसूरत होने का दावा कर रही थी। लेकिन तभी अरशद की नजर अचानक से उस खूबसूरत लड़की के बाजू में बैठी दूसरी लड़की पर गई और उसका चेहरा देखकर अरशद की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसके मुंह से निकला, ये यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, और लगता है इसने ड्रिंक भी कर रखी है। अब आतिश को कौन संभालेगा? अगर उसने इसे देख लिया तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। एक तो वैसे ही आज उसका मूड खराब है और प्लीज हेल्प मी गॉड। अरशद ये बोल ही रहा था कि तभी आतिश की नजर उस लड़की पर चली गई जिसके बारे में अरशद सोच रहा था। आतिश की आंखों में अचानक गुस्सा भर आया और वो तेजी से उसकी तरफ चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि आतिश उन लड़कियों के करीब पहुंचता, वो दोनों वहां से निकल चुकी थी। क्लब से बाहर आकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थी कि आतिश राणावत की गाड़ियां भी उनके पीछे लग चुकी थी। कुछ ही देर में कार चला रही लड़की की नजर जैसे ही आतिश की कार पर पड़ी तो उसने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन आतिश से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। दोनों में एक रेस लग चुकी थी और कुछ ही देर में आतिश की कार उस लड़की की कार से आगे आ गई। उस लड़की ने एक मौका पाते ही तेजी से अपनी कार को आतिश की कार के आगे ले जाकर जोरदार ब्रेक लगाया। उसके इस अचानक से किए गए एक्शन से आतिश की कार संभल नहीं पाई और वो अपनी कार को गोल गोल घुमाते हुए रोड के किनारे पर जाकर बड़ी मुश्किल से रुका। लड़की की इस हरकत से आतिश बौखला सा गया था। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट निकाली और कार से बाहर आया, लेकिन तब तक उस लड़की ने अपना पैर एक्सीलरेटर पर पूरी ताकत से दबा लिया था। आतिश अपनी जलती हुई आंखों से उसे गुस्से में जाते हुए देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर भिज गई थी। आखिर क्यों कर रहा था आतिश उन लड़कियों का पीछा? कौन थी वो लड़की जिसने आतिश की नजरों को कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश राणावत एक मर्डर करता है। आतिश अपने होटल के क्लब में एक लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। अब आगे। आतिश ने उस लड़की का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे चकमा देकर निकल गई। आतिश के चेहरे पर गुस्सा और उसकी जलती हुई आंखों को देखकर अरशद ने कहा, इस शहर में ऐसा भी कोई है जो आतिश राणावत से पंगा ले सके, और वो भी एक लड़की? कमाल हो गया भाई। अरशद की बातें सुनकर आतिश ने उसे घूर कर देखा और अपनी कार स्टार्ट कर दी। इसके साथ उनकी भी गाड़ियां हवाओं से गुफ्तगू करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर के बाद जब आतिश राणावत मेंशन में पहुंचा तो गार्ड ने दरवाजा खोला। घर के सब लोग सो चुके थे। आतिश ने सर्वेंट्स को लाइट्स ऑन करने से मना कर दिया था ताकि किसी की नींद खराब ना हो, और दबे पैर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि आतिश अपने कमरे की लाइट्स ऑन करता, अचानक से एक लड़की से टकरा गया। उसके रेशमी बाल आतिश के चेहरे को छू रहे थे और उसके रोज परफ्यूम की स्मेल आतिश की सांसों में घुल रही थी।
लड़की का बैलेंस बिगड़ने से बचाने के लिए आतिश ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को थाम लिया था और लड़की के हाथ आतिश के गले में थे। दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं कहा था, लेकिन रात की उस खामोशी में दोनों के दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। लड़की ने बिना कुछ कहे आतिश की मजबूत बाहों से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन आतिश ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर झटके से खुद के करीब खींच लिया। लड़की ने धीरे से कहा, प्लीज लीव मी। कौन है आप? आतिश ने उसके कानों में धीरे से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आतिश की भारी सांसों को महसूस करके उस लड़की ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, रूहानी सिंघानिया, नो प्लीज लीव मी। इससे पहले कि आतिश की उंगलियां कमरे के लाइट के स्विच पर जाती और वो रूहानी के चेहरे को देख पाता, उसने अपने आप को आतिश की बाहों से छुड़ाया और वहां से भागते हुए निकल गई। रूहानी वही लड़की थी जिसे आतिश ने कुछ समय पहले क्लब में अपनी बहन पलक के साथ देखा था। पलक के नशे में होने की वजह से रूहानी उसे घर छोड़ने आई थी, लेकिन तभी अचानक पलक की माँ ऐश्वर्या जी से खुद को छिपाते हुए वो गलती से आतिश के कमरे में आ गई थी। कुछ देर के बाद रूहानी की कार सिंघानिया मेंशन के बैकयार्ड में आकर रुकी, जहां से उसके रूम की बालकनी थी। उसने जल्दी से अपनी कार को वहीं पर पार्क किया और फिर तुरंत बालकनी के नीचे अंधेरे में छुपी हुई एक लोहे की सीढ़ी को बाहर निकाला और उसके सहारे अपने कमरे में पहुंच गई। बिना ज्यादा सोचे वो भी अपने सपनों की दुनिया में खो गई थी, जहां पर सिर्फ रूहानी थी और उसके कुछ सपने थे, लेकिन इस बात से अनजान कि आने वाली सुबह और जिंदगी दोनों ने ही उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में जैसे जंग का मैदान छिड़ा था। पिछले 2 घंटों से पूरे मेंशन में बस यही खबर फैली हुई थी कि बीती रात रूहानी 1 बजे घर आई थी। इसकी वजह से उसके मॉम और डैड दोनों ही गुस्से से आग बबूला हुए बैठे थे और उसके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। ये खबर फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद रूहानी की बड़ी बहन शनाया सिंघानिया थी। जैसे ही रूहानी जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते हुए मेंशन से बाहर जाने वाली थी, वैसे ही एक जोरदार और भारी आवाज ने उसके कदमों को वहीं का वहीं रोक दिया। रूहानी, कल रात किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी तुम? आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की थी, जो इस वक्त बिजनेस सूट पहनकर बैठे बस एकटक उसे घूर रहे थे। ओ रियली डैड, आपको लगता है कि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है? वो क्या है ना कि मुझसे पहले ही यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये खबरें आप तक पहुंचाने में माहिर हैं, तो वही जवाब जानते हुए भी बार बार सुनने से क्या फायदा मिलेगा? और वैसे भी मैं जहां जाऊं जो करूं, आपसे क्या मतलब? आज तक आपने कभी मुझे ये बताया है या फिर ये कहा है कि बेटा आज ऑफिस के काम की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरा वेट मत करना? नहीं ना, तो फिर अब आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? और अगर इतना ही शौक चढ़ा हुआ है ना किसी दूसरे के पर्सनल मैटर में बोलने का, तो अपनी बड़ी बेटी के बारे में बोलिए, जो मेरे मुकाबले हर रात, सुबह के 5 बजे घर आई थी। जस्ट लुक एट हर डैड। रूहानी इससे आगे कुछ और बोलती उसके पहले ही उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। तुम्हें अपनी बड़ी बहन से बात करने की तमीज भी नहीं मालूम? अरे कम से कम मुझसे नहीं तो अपनी बड़ी बहन से ही सीख लेती कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मनमानी करनी है ना, और जब हम तुम्हें कुछ कहते हैं तो सारा दोष तुम हमें देती हो। खुद न जाने क्या क्या करती हो और कहां कहां घूमती रहती हो। बाद में पूछने पर अपनी बड़ी बहन पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ की ऐसी बातों को सुनकर रूहानी का दिल छलनी हो गया था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही कैद कर लिया था और फिर उनकी तरफ देखकर आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, प्यार के नाम पर आप दोनों की डांट, दुत्कार और ये घटिया बातें, लेकिन अब और नहीं। अब मैं खुद के लिए जीऊंगी, जो मुझे समझ में आएगा ना वो करूंगी। एक बार फिर से रूहानी के गालों पर पड़े थप्पड़ ने उसके शब्दों और उसकी बातों को वहीं पर रोक दिया, और इस बार ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके डैड महेश सिंघानिया थे, जो अपनी पत्नी रवीना सिंघानिया और बेटी शनाया सिंघानिया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जब रूहानी ने अपनी आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उसे वापस थप्पड़ लगाते हुए कहा, क्या गलत कहा तुम्हारी माँ ने? हाँ, मैंने तो कभी शनाया को देर रात आते नहीं देखा, और अगर वो आ भी गई तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?
तुम हमेशा अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो, लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हो चुका। आज के बाद तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में रखकर अपने परिवार और खानदान की बेइज्जती और बदनामी नहीं सह सकता। जब घर छोड़ने वाली बात रूहानी ने सुनी तो उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जलती हुई आंखों से अपने मॉम और डैड की तरफ घूर कर देखा और कहा, ठीक है, जब फाइनली घर छोड़ने की बात आ ही गई है तो आप मुझे घर से क्यों निकालेंगे, बल्कि मैं खुद आज इस घर को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर रूहानी दरवाजे की तरफ मुड़ी और वहां से बाहर निकल गई। उसने किसी को एक शब्द भी कहने का मौका नहीं दिया। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मेरे अपने ही मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते, इस घर में कोई नहीं है मेरा, और अब मेरा यहाँ रहना बेकार है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसी के साथ रूहानी ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन वहीं मेंशन के अंदर का माहौल तो कुछ अलग ही था। इस वक्त रवीना सिंघानिया अपने पति महेश सिंघानिया पर भड़कते हुए कह रही थी, अगर आपकी बेटी रूहानी इस घर से चली गई तो हमारे प्लान का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? अगर उसे सच पता चल गया तो बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या जरूरत थी आपको उसे घर से निकालने की बात कहने की? उसके जाने से हमारे साथ क्या हो सकता है आप अच्छी तरह जानते हैं ना। आखिर क्यों रूहानी से नफरत करते हैं उसके अपने ही परिवार वाले? आखिर क्या है प्लान रूहानी की माँ का? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। रूहानी की अपने मॉम डैड से बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर रानावत मेंशन में रहने के लिए चली जाती है। अब आगे। अगली सुबह जब आतिश अपने कमरे से निकलकर मेंशन के हॉल में आया तो देखा कि वहां पर सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। आतिश ने सीधे जाकर अपने दादाजी के पैर छुए। सामने खड़े अपने पोते को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एक बार ध्यान से अपनी पैनी नजर गड़ाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तो आज पूरे 9 महीने के बाद लंदन से अपने इस घर और घर में रहने वालों की याद आ ही गई, जो आप हमसे मिलने आए। वरना तो भगवान ही जाने आपके दर्शन हमें नसीब होते भी या नहीं। आतिश सीधा जाकर अपनी माँ के बाजू में बैठ गया और वहीं अरसद सीधा जाकर वीरेंद्र जी और विभाजी के बीच में बैठ गया। वीरेंद्र जी विभाजी आतिश के चाचा चाची थे। जब सब लोग बात कर रहे थे उस वक्त आतिश अपने चिर परिचित अंदाज में बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था। कुछ ही देर के बाद आतिश ने अपने सवालों की छड़ी घुमाई। घर के बाकी के बच्चे कहाँ हैं? कहीं मेरे मना करने के बावजूद फिर से ट्रिप पर तो नहीं चले गए? दादाजी ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ, वैसे वो बेचारे तो जा नहीं रहे थे, लेकिन उनके दोस्त नहीं माने और सब दोस्त उन्हें लेकर चले गए। हमने तो बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन अब दोस्तों के आगे बेचारे मजबूर हो गए थे, मजबूरी में जाना पड़ा। आतिश ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही रूहानी की आवाज वहां पर गूंज गई। दादाजी ने बाहर से आती हुई आवाज को सुनकर खुश होते हुए कहा, चलो भाई, आ गई हमारे दिल की रौनक इस मेंशन को फिर से घर बनाने के लिए। रूहानी मेन डोर से होते हुए ब्लू कलर के अनारकली सूट को पहने अपने बालों को खुला छोड़ते हुए स्पीड से दौड़ती हुई अंदर आई, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा जाकर आतिश के बगल में बची हुई थोड़ी सी जगह में पीछे की ओर सोफे पर गिर गई। उसका एक पैर लगभग पूरा का पूरा आतिश के पैरों पर था और दूसरा पैर सोफे के बीच में बनी हुई जगह में फंस गया था। वो आधा आतिश की गोद में बैठी थी और आधा सोफे पर, लेकिन वहीं बाकी के घर वालों की तो सांसें हलक में अटकी हुई थी। आतिश ने रूहानी के चेहरे को गौर से देखा और अगले ही पल उसे याद आया कि ये वही लड़की थी जो बीती रात उसे होटल के क्लब में पलक के साथ दिखाई दी थी। रूहानी आतिश के बेहद करीब थी, जिसकी वजह से आतिश उसके रोज परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर पा रहा था। आतिश को ये समझते हुए एक पल की भी देर नहीं लगी कि कल रात को उसके कमरे में रूहानी ही उससे टकराई थी। आतिश और रूहानी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रूहानी ने हड़बड़ाकर आतिश की गोद से उठने की कोशिश की। उसके उठते ही आतिश ने एक लंबी और गहरी सांस ली और वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगा।
क्योंकि जिस पोजीशन में रूहानी उसकी गोद में बैठी थी, ना चाहते हुए भी उसने आतिश के अंदर गर्मी पैदा कर दी थी, जो आज तक कभी कोई खूबसूरत सी लड़की नहीं कर पाई थी। उसके सोए हुए अरमान सिर्फ रूहानी के उसके पैरों पर गलती से बैठने से पूरी तरह से तो नहीं जागे थे, लेकिन हाँ, एक चिंगारी जरूर लग गई थी। वहीं रूहानी खुद को नॉर्मल करने के लिए इधर उधर देख रही थी। उसी वक्त सीढ़ियों के पास खड़ा आतिश, जो अपना फोन लेने के लिए वापस से नीचे आया था, एक टक अरशद को अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगा। उसी वक्त पलक अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई। आतिश ने अपनी आंखों को पलक की तरफ घुमाते हुए उसे अपने सामने खड़े होने का इशारा किया। पलक के माथे पर डर की वजह से पसीना उभरने लगा था, जो सिर्फ वही महसूस कर पा रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि घर के सभी बच्चे आतिश से बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि जिस ढंग से वो रहता था, जैसा उसका ऑरा था, कोई भी इंसान उसकी नजरों में ना ही आना पसंद करेगा। पलक भी डरते हुए चुपचाप किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आतिश लगभग 5 मिनट तक बस पलक को घूरे जा रहा था, जो हर बीतते पल के साथ डर की वजह से खुद में ही सिमटती जा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा डार्क हो गया था। उसने तुरंत अपनी जलती हुई आंखों से रूहानी की तरफ देखा तो वो उसे पहली बार ऐसे देखकर कांप गई। आतिश ने दहाड़ती हुई आवाज में पलक से पूछा, कल रात होटल के क्लब में तुम इस लड़की के साथ ड्रिंक कर रही थी, क्यों? जवाब दो पलक, बोलो। आतिश के चिल्लाने की आवाज सुनकर तो जैसे पलक और रूहानी की सांसें गले में ही अटक कर रह गई थी। रूहानी को अब आतिश से बहुत डर लगने लगा था। पहले तो उसके हैंडसम से डार्क चेहरे को देखकर, और फिर उसकी आवाज और उसके बिहेवियर को देखकर। उसने जब देखा कि उसकी वजह से पलक को डांट पड़ गई है, तो वो कुछ बोलने के लिए खड़ी होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पलक ने कहा, आई एम सॉरी, वो मैंने तो बस पानी पिया था। आई डोंट नो मेरी ड्रिंक एक्सचेंज कैसे हो गई। उसकी बात पर आतिश मुस्कुराने लगा और फिर रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, जिन लोगों के साथ तुम आजकल हैंग आउट कर रही हो ना, ऐसा होना जाहिर है, लेकिन आगे से अगर ऐसा हुआ तो तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर आतिश अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगा और उसने अरशद को अपने साथ आने का इशारा किया। कमरे में आकर आतिश ने अपनी बड़ी सी चेयर पर आराम से बैठते हुए अपने सामने खड़े असिस्टेंट देवा को देखकर पूछा, मैंने जो कहा था वो अभी तक हुआ या नहीं? देवा ने लगभग कांपते हुए जवाब दिया, जी, रूहानी सिंघानिया मुंबई के जाने माने वकील महेश सिंघानिया की बेटी है, लेकिन उसके घर में उसके साथ नौकरों के जैसा बर्ताव होता है। घर की बड़ी बेटी शनाया का जो भी काम होता है वो सब रूहानी से करवाया जाता है। कहने को बेटी है, लेकिन हालत नौकरों से भी बदतर है उसकी। मालूम नहीं वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। देवा की बात सुनकर अरशद हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और आतिश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के अंदर कोई बड़ा तूफान चल रहा था। अरशद ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? देवा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले भी जब रूहानी उनकी किसी बात को मना कर देती थी तो उसे मारा जाता था और फिर उस हालत में उससे काम भी करवाए जाते थे। लेकिन जब रूहानी कॉलेज में आई तो उसकी मुलाकात पलक से हुई। रूहानी और पलक की दोस्ती हुई और रूहानी के बिहेवियर में अंतर आने लगा। वो अब अपनी मॉम डैड के मारने पर भी सारे काम नहीं करती जो वो उससे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम घर से बाहर ही बिताती है पलक के साथ। लेकिन एक बात ऐसी है सर, जिसे हम बहुत कोशिशों के बाद भी पता नहीं कर पा रहे, और शायद इस बात के दूसरे पहलू को आपके दादा सा जानते हैं। देवा के ऐसा कहने पर आतिश और अरशद दोनों ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो देवा ने उन्हें आगे की बात बताते हुए कहा, जब वो 13 साल की थी ना, तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर दादाजी और आपके पापा भी मौजूद थे। उन्होंने रूहानी को बचाने की कोशिश की थी और अब वो किसी भी कीमत पर रूहानी को कहीं दूर भेजना चाहते हैं। रूहानी के बारे में ये सारी बातें सुनते ही आतिश के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वहीं अरशद को भी इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने जब आतिश की तरफ देखा तो उसके मुंह से निकला, रूहानी को भले ही हम ना जानते हो, लेकिन उसका हमारे परिवार से और हमसे कोई तो कनेक्शन है।
तभी तो खुद दादा सा और वीरेंद्र अंकल ही नहीं बल्कि विजेंद्र अंकल भी रूहानी को बचा रहे हैं। आतिश ने कुछ सोचते हुए कहा। लगता है इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है जिसे हमें सुलझाना ही होगा। आतिश को गुस्से से आग की तरह जलता देख अरशद ने उसे एक और ऐसी न्यूज सुनाई जिसे सुनकर आतिश का गुस्सा अपने काबू में नहीं रहा, क्योंकि ये एक खबर आतिश की आने वाली पूरी जिंदगी को बदल कर रखने वाली थी। उसने सामने रखे पानी के गिलास को जमीन पर फेंक दिया। पूरे कमरे में कांच ही कांच बिखर गया था। आखिर कौन थी रूहानी? क्या रिश्ता था उसका रानावत परिवार से? और ऐसी क्या न्यूज अरशद ने सुनाई थी जिसे सुनकर आतिश का गुस्सा बेकाबू हो चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश रूहानी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहता है। अरशद आतिश को कोई खबर सुनाने की बात करता है जिसे सुनकर आतिश का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। अब आगे अरशद ने आतिश को वो खबर सुनाते हुए कहा, वो क्या है ना, रूहानी की जो बहन है ना शनाया सिंघानिया, उससे तुम्हारी शादी की बात पक्की हो चुकी है। तुम्हारे दादाजी ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का किया है और ये बात अभी तक सिर्फ फैमिली के बीच में ही है। ना रूहानी को इसके बारे में कुछ पता है और ना ही किसी और को। अभी तक रवीना सिंघानिया, महेश सिंघानिया और हमारे दादाजी के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। ये सुनते ही आतिश गुस्से से भड़क उठा। व्हाट द हेल, मुझसे बिना पूछे उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? और मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये पूरा परिवार मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं? आई हेट गर्ल्स, मुझे लड़कियों से नफरत है जो किसी भी सस्ते सामान की तरह पैसों के लिए बिकने को तैयार हो जाती है। उसकी बात सुनकर देवा ने अपना सिर निराशा में हिलाया और सीधा वहां से निकल गया। उसके जाते ही अरशद भी खड़ा हो गया और फिर सोने के लिए सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं उन दोनों के स्टडी रूम से चले जाने के बाद आतिश किसी गहरी सोच में डूब गया, जैसे वो कुछ ऐसा सोच रहा हो जो किसी न किसी इंसान की जिंदगी को बर्बाद या फिर आबाद ही करके छोड़ने वाला था। कुछ देर तक वैसे ही किसी गहरी सोच में डूबे रहने के बाद आतिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी कोई शैतानी या डेविल वाली नहीं, वो उसकी खुद की रियल स्माइल थी जो इस बात का सबूत थी कि अब आगे जो भी होगा किसी की जिंदगी में होगा वो सब कुछ आतिश की मर्जी से होगा। अब इस गेम का गेम चेंजर सिर्फ और सिर्फ आतिश ही रहने वाला था। शाम के 7 बजे घर के सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए और लगातार सबके सब आतिश को देखे जा रहे थे, जो इस वक्त अपने पैरों पर लैपटॉप रखकर नॉन स्टॉप उस पर अपनी उंगलियां चला रहा था। सब लोगों को देखकर ये लग रहा था कि जरूर वो कोई ऐसी बात आतिश से कहना चाहते हैं और शायद ये भी जानते हैं कि जो बात वो कहने वाले हैं उसकी वजह से कहीं आतिश भड़क ना जाए। वो अब भी उसकी तरफ एकटक देख रहे थे। तभी सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहाँ से पलक दौड़ते हुए अंदर की तरफ आ रही थी और उसके ठीक पीछे रूहानी। तभी वहाँ पर शांता काकी, जो घर की केयर टेकर थी, आई और उन्होंने रूहानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रूहानी बिटिया, आज का डिनर आप बनाएंगी ना? उनकी इस बात पर ऐश्वर्या जी और विभा जी मुस्कुरा उठी और वीरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, हाँ काकी, अच्छा है कि खाना रूहानी ही बनाए, उसके हाथ का खाना हमें वैसे भी बहुत पसंद है। उनकी इस बात पर विभा जी ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि हम जो खाना बनाते हैं वो बेस्वाद रहता है। उनकी इस बात पर वीरेंद्र जी ने मासूमियत से अपना सर नामे हिला दिया। रूहानी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, चलिए काकी, आज का डिनर तो हम ही बनाएंगे और आपको भी किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारा काम देख लेंगे, आप बस यहाँ पर आराम से बैठिए। लगभग 40 मिनट के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी सर्वेंट्स के साथ खाना लेकर बाहर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए बिना किसी सर्वेंट की मदद के खुद ही सबको अपने हाथों से डिनर सर्व किया, लेकिन अरशद को सर्व करने के बाद वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई, जिसे देखकर जब अरशद ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसको जोर से हंसी आई, लेकिन फिर भी वो बस
मुस्कुरा कर रह गया। रूहानी इस वक्त बहुत डरी सहमी सी खड़ी एकटक अपने पैरों को देखकर ये सोच रही थी कि वो आगे आकर आतिश के पास डिनर सर्व करने जाए या फिर नहीं। उसका चेहरा डर के मारे लाल होता जा रहा था और उसके हाथ पैर दोनों ही कांप रहे थे, जिसे अपनी तिरछी निगाहों से घर के सब लोग देख रहे थे। रूहानी इस वक्त ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर आगे कुआं था और पीछे खाई, क्योंकि उसके पास इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आतिश के सामने भी जा पाए। और दूसरी ये बात कि अगर उसके पास गई भी तो जरूर उससे कोई ना कोई गलती होने ही वाली थी। उसके चेहरे को डर से लाल होता देखकर और उसके हाथ पैरों को कांपते हुए देख अरशद, जो अभी तक अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ दादाजी की भी हंसी छूट गई, लेकिन वहीं आतिश का चेहरा अब भी एक्सप्रेशनलेस था और वो इस वक्त अपने फोन में बिजी था। तभी आतिश ने रूहानी से कहा, क्या हुआ रूहानी, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? ओहो रूहानी, तुम इस जल्लाद से इतना क्यों डर रही हो? वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। जाओ जाकर डिनर सर्व करो। वैसे भी मेरे यहाँ रहते ना, तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अरशद की इस बात पर आतिश ने अपनी आंखें उठाकर पहले उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर रूहानी की तरफ, जिसे देखकर वो जल्दी से अपना सिर इधर उधर घुमाने लगी। उसको इस तरह करते देखकर आतिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने अगले ही पल छुपा लिया। लेकिन शायद ये मुस्कुराहट अरशद से नहीं बच पाई थी। उसने अपनी तिरछी नजरों से उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस किया था। अगले ही पल अरशद ने कहा, रूहानी जाओ खाना सर्व कर दो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा बच्चे, मैं हूं ना। अरशद ने अब प्यार से रूहानी के सर को सहलाते हुए उसके कान में कहा तो रूहानी की आंखें थोड़ी सी नम हो गईं। आज पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। रूहानी ने अपने कदम आतिश की तरफ बढ़ा दिए और फिर उसके पास जाकर कांपते हाथों से रूहानी बड़बड़ाते हुए खाना सर्व करने लगी। किसी तरह अपने कांपते हुए हाथों से रूहानी ने उसको खाना सर्व किया और फिर तुरंत वहां से पलक की तरफ भाग गई, जिसे देखकर ऐश्वर्या जी मुंह दबाकर हंसने लगी। हालांकि ये सब लोग जानते थे कि रूहानी का बिहेवियर जैसा है वो वैसी ही है और उसका आतिश से डरना तो लाजमी था, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो उससे इतना ज्यादा डरने लगेगी, जबकि आतिश ने अभी तक उसे कुछ कहा भी नहीं था। जैसे ही खाने का एक निवाला आतिश के मुंह में गया, उसकी नजरें अपने आप रूहानी की तरफ चली गईं, जो इस वक्त पलक के पास पड़े बाउल में खीर निकाल रही थी। उसकी वो बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थी और उसका चेहरा झूमर की लाइट से और भी ज्यादा चमक रहा था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी का पैर उसके पैरों पर रखा हुआ है। तब उसने गुस्से में अपनी तीखी नजरों से घूरकर अपने बाजू में बैठे अरशद को देखा, जो इस वक्त मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपना डिनर करके डाइनिंग टेबल से उठकर हॉल में चले गए। तब सिर्फ वहां पर रूहानी, अरशद और आतिश ही रह गए थे, क्योंकि अब भी वो दोनों बिजनेस से जुड़ी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनका डिनर खत्म हो गया और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 9:30 बजे आतिश जब अपने दादा दादी से मिलने या उनसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो उसके कानों में ऐश्वर्या जी के कमरे से उनके हंसने की आवाज आई, जिससे उसके कदम अपने आप ही अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे के बाहर आया, अंदर का नजारा देखकर वो वहीं पर रुक गया, क्योंकि इस वक्त रूहानी बेड पर बैठी ऐश्वर्या जी के बालों में ऑयल मसाज कर रही थी, जिसे बाहर दरवाजे के पास खड़ा आतिश साफ साफ देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त सिर्फ अपनी माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे पर थी, जिस पर आज पूरे 2 साल के बाद स्माइल आई थी। कुछ देर के बाद रूहानी जैसे ही ऐश्वर्या जी के कमरे से बाहर निकली, सामने खड़ी परछाई को देखकर उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया और वो वहीं की वहीं जम सी गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां से जाने के लिए उसने अपने कदम भी बढ़ाए, लेकिन इससे पहले ही किसी के मजबूत हाथों ने उसकी पतली कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या शनाया से शादी करने के लिए तैयार होगा आतिश? कौन था जिसने रूहानी को अपनी बाहों में कैद कर लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश रूहानी को अपनी माँ के साथ देखकर खुश होता है। आतिश को पता चलता है कि उसकी शादी शनाया सिंघानिया के साथ फिक्स कर दी गई है। अब आगे ऐश्वर्या जी के कमरे से बाहर निकलती हुई रूहानी अचानक से जब अंधेरे में किसी से टकरा गई तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या था।
अचानक इतना सब कुछ हो जाने की वजह से रूहानी अपने आप को संभाल नहीं पाई थी और 2 बार घूमते हुए जाकर उस इंसान के सीने से लग गई। रूहानी इस वक्त डरी सहमी सी आतिश के सीने से चिपकी हुई थी और आतिश उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था। वो शायद खुद भी नहीं जानता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। उसे तो शायद इस वक्त वो सुकून चाहिए था जो रूहानी को उसके सीने से लगे रहने पर मिल रहा था, और रूहानी का उससे डरना आतिश को कुछ ज्यादा ही मजा दे रहा था। आतिश ने एक तेज आवाज में पूछा, रात के वक्त तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? आतिश की कठोर और भारी ठंडी आवाज अपने कानों के पास सुनकर रूहानी एकदम से डर की वजह से कांपने लगी। उसकी बॉडी में अपनी आवाज और मौजूदगी से हो रहे रिएक्शन को देखकर आतिश को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से वो अपने चेहरे पर दिखा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा पूरा एक्सप्रेशनलेस था। रूहानी डर की वजह से जल्दी से उसकी बाहों से खुद को आजाद करते हुए 4 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई। उसने अपना सर नीचे जमीन में गड़ाते हुए कांपती सी आवाज में कहा, वो मैं तो बस सोने के लिए जा रही थी, लेकिन तब आप मुझसे टकरा गए। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर आतिश को बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए उसने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, मैं तुमसे टकराया हूँ? उसकी इस बात पर रूहानी ने जल्दी से अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब ये मेरी गलती थी, मैं खुद आपसे टकराई थी। आई एम सॉरी, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है ना। इतना कहकर रूहानी बिना एक पल गंवाए सीधा वहां से भागते हुए निकल गई। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे कोई खुला सांड उसके पीछे पड़ा हुआ हो, जिसे देखकर आतिश ने अपने सर को हल्का सा ना में हिलाया और वो भी वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जो ठीक रूहानी के एक कमरे के आगे था। वो जैसे ही अंदर आया, उसके पैंट के पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। उसने बिना फोन को देखे ही अपने कान के पास ले जाकर लगा दिया। सामने से एक आवाज आई, बॉस, काम हो गया है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही, और हाँ, वो दूसरा आदमी मिल गया है। उस तरफ से आती किसी लड़की की आवाज सुनकर आतिश के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सिर्फ 2 टूक जवाब देते हुए कहा, गुड, और इसी के साथ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगली सुबह 8 बजे त्वरिया जी की वो मधुर आवाज पूरे घर को जैसे एक शांति और सुकून दे रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो मंदिर से बाहर आई तो सबको आरती और प्रसाद देते हुए गीता से बोली, गीता, जाओ, जाकर अपनी पलक दीदी और रूहानी दीदी को नाश्ते के लिए बुला लाओ। रोज तो वो लोग आ जाती थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों दोनों लेट कर रही हैं, जबकि आज ना तो कोई हॉलीडे है और ना ही संडे। उनकी इस बात पर अरशद, जो अभी अभी जॉगिंग करके वापस लौटा था और सोफे पर आधा बैठा और आधा लेटा हुआ था, अपने सामने बैठे आतिश को ब्लैक कॉफी पीते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, न जाने कैसे ये आदमी इतनी बेस्वाद कॉफी पी सकता है। वैसे इसकी तो पूरी जिंदगी बेस्वाद है, ना खाने का कोई सेंस है और ना ही मस्ती का। जब देखो तब ऐसा ही मुंह बनाए रखता है जैसे इसकी लैला हमेशा के लिए रांझा के पास चली गई। उसकी इस बात पर उसके बाजू में बैठे वीरेंद्र जी ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, वो लैला मजनू और हीर रांझा होता है, कम से कम उनकी सेटिंग तो सही रहने दे। और अगर लैला मजनू से भागेगी तो किसके पास जाएगी, समझ आया? इसके पहले कि अरशद कुछ कहता, उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने वीरेंद्र जी की तरफ देखकर धीरे से कहा, लो, हो गया काम। और इतना कहकर वो दोनों ही अपने चेहरे के उड़े हुए रंग को लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां से इस वक्त कूदते फांदते 3 लोग बड़े ही खुशी खुशी घर के अंदर की तरफ आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो तीनों हॉल के बीचों बीच पहुंचे, वैसे ही सामने बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और कॉफी को अपने मुंह से लगाए आतिश को देखकर वो तीनों एकदम से अकड़ कर खड़े हो गए। बेचारे, जो तीनों अभी अभी किसी फते हुए सिपाही की तरह नाचते हुए आ रहे थे, अब उनकी हालत देखने लायक थी। उन्होंने जब अपनी नजरें घुमाकर सारे परिवार वालों की तरफ देखा तो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। तभी अथर्व ने पूछा, अरे भाई, आप यहाँ कब आए? आतिश ने अपनी पैनी नजरें उठाकर उसको ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर पूछा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? उसकी इस बात पर अथर्व एकदम से मुस्कुराना बंद हो गया और फिर थोड़ा पीछे होकर सर्वत्र और किया के साथ अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए सर झुकाकर खड़ा हो गया,
जिसके बाद आतिश ने अपने हाथों में पकड़े हुए न्यूज़पेपर को सामने रखी कांच की टेबल पर रख दिया। डार्क ब्लैक कलर का कसावा टी शर्ट, डार्क ब्लैक कलर का डेनिम और नीचे ब्लैक शूज, हाथों में महंगी रोलेक्स की वॉच और माथे पर बिखरे हुए उसके बाल इस वक्त पीछे की तरफ एक पोनी में बंधे हुए थे। उसे और ज्यादा खतरनाक और बेहद हैंडसम चेहरे के साथ डोमिनेटिंग और अट्रैक्टिव ऑरा दे रहे थे। आतिश ने अगले ही पल अपने सामने खड़े अपने चाचा जी के तीनों बच्चों यानी कि अथर्व, सर्वत्र और किया से पूछा, तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुम तीनों में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे बिना पूछे तुम लोग पूरे 2 वीक के लिए मसूरी के ट्रिप पर निकल गए। क्या तुम में से किसी को ये नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए था? किससे पूछकर गए थे तुम लोग? उसकी इस बात पर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ लाचारी भरी नजरों से देखा और फिर जैसे ही उन्होंने अपने सर को ऊपर उठाकर सामने देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सामने सीढ़ियों के पास रूहानी और पलक खड़े होकर उनके ऊपर हंस रही थी। तभी अचानक सर्वत्र ने कहा, वो भाई हम बड़ी माँ के कहने पर गए थे, है ना बड़ी माँ? सर्वत्र ने सामने खड़ी ऐश्वर्या जी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो भी एकदम से हड़बड़ा गईं, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो फंसी हुई हैं तो उन्होंने अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहा, हाँ हमने ही इजाजत दी थी इन्हें, तो अब क्या आज तुम मुझे यानी कि अपनी माँ को डांटोगे? हाँ बोलो। उनकी इस बात पर आतिश की नजरें फिर से छोटी हो गईं और उसने अपने सर को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम भला आपको क्यों डांटेंगे। खैर जाने दीजिए। हाँ तो तुम दोनों अथर्व और सर्वत्र कल से तुम दोनों कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, इज दैट क्लियर? उन दोनों ने घबराते हुए कहा, जी भाई इट्स क्लियर। उसके बाद वो सभी डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए, जहां वहां पर मौजूद उन 5 लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही थी, यानी कि रूहानी के दोस्तों और पलक के भाई बहनों में, जिसे देखकर सभी ने अपना सर हल्का सा हिला दिया। लेकिन तभी दादाजी के खांसने की आवाज आई, जैसे शायद वो कुछ बोलने की तैयारी कर रहे थे। अगले ही पल दादाजी ने कहा, तो आतिश, जैसा कि तुम्हें पता है अब तुम 28 के होने वाले हो, जिसके चलते तुम्हें ये कंपनी ऑफिशियल तरीके से तभी मिलेगी जब तुम 28 उम्र तक शादी नहीं कर लेते। तो इसके चलते हमने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है जिसका नाम शनाया सिंघानिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। उनकी बात सुनकर घर के लोगों के साथ रूहानी भी हैरानी भरी नजरों से अब रघुवेंद्र जी को देखने लगी। सिवाय वीरेंद्र जी के जो इस वक्त शांति से बैठे आतिश के कुछ रिएक्ट करने का वेट कर रहे थे, जबकि घर के सभी लोगों का तो शनाया का नाम सुनकर ही बुरा हाल था। लेकिन तभी आतिश ने जवाब दिया, ठीक है जैसा आप चाहें, लेकिन शादी जल्दी फिक्स करिएगा क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आखिर क्यों आतिश ने शनाया के साथ शादी के लिए हाँ किया था? क्या वाकई में आतिश रूहानी को पसंद करता था? जानने के लिए सुनते रहिए CEO's Deadly Love, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।